So, hello students, I'm again here with the continuation of my previous video, Entrepreneurship in Fisheries. Just before beginning, just to remind you, I'm Dr. Anjali Srivastava, retired zoology professor from Jamshedpur Women's College, and this is my channel, Adarsh Arya. So, students, पिछली बार जो एंटरप्रेन्योरशिप इन फिशरीज पे जो पहला वीडियो मैंने बनाया है, जब मैंने उसको सुना तो मुझे लगा कि वो बहुत ज्यादा थेरिटिकल हो गया है। थेरिटिकल नॉलेज और ये इन पॉइंट्स पर हमने डिस्कस किए थे। अगर ये एक एक पॉइंट को ही हम देखें तो हर पॉइंट अपने आप में एक वीडियो बन सकता है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। फिशरीज पे आप बहुत ही बिगिनिंग से शुरू करके बहुत एक्सटेंसिव बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ऑर्नामेंटल फिशेस का एरिया, एक एक फैब्रिकेशन वाला ही काम अगर आप फिशरीज में एक्वायर करना शुरू करें तो हर एक फील्ड अपने आप में रिच है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से। सो अभी हम वहां नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम फिर थ्योरेटिकल पार्ट पे नहीं जाते हैं। आज जो मैंने डिसाइड किया है कि मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिकली कैसे, अगर आप छोटी सी आपके पास लैंड है, छोटा एरिया है, स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड्स हैं जो बटे हुए होते हैं छोटे किसानों के, तो और साल भर आप किसान उसमें एग्रीकल्चर करते नहीं हैं। एज अ स्टूडेंट, एज अ वुमेन इनिशिएटेड, जो घर की महिलाएं हैं, वो अगर अपनी छोटी छोटी जमीनों में कुछ करना शुरू करें तो प्रैक्टिकल अप्रोच वो कैसे कर सकती हैं, उसको अब आज हम देखेंगे। सो विदाउट डिस्कसिंग एनी थ्योरेटिकल पार्ट, लेट अस स्टार्ट विथ द प्रैक्टिकली। आपके पास हम 3 लेवल पे मान के चलते हैं कि आपके पास 3 लेवल की फिश फार्मिंग के लिए स्कोप्स हैं। फिश फार्मिंग आप 3 लेवल्स पे कर सकते हैं। बहुत छोटे, स्मॉल, 300 to 500 स्क्वायर फीट की जमीन अगर आपके पास है जिसमें आप पॉन्ड बनाने वाले हैं। मीडियम 600 to 1000 स्क्वायर फीट एंड लार्ज और एक्सटेंसिव। अब लार्ज की कोई डेफिनेशन नहीं है, बहुत सारे, एज आई हैव टोल्ड यू कि एक्सटेंसिव है, प्रीमियम है, ह्यूज बिजनेस है, बट अभी हम यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की तरह ही ले रहे हैं, दैट इज अराउंड 2000 स्क्वायर फीट। अब इस पे अपना काम करने के लिए मैंने लास्ट वीडियो में, मुझे बड़ा बेवकूफी सी बात लगी कि 5000 रुपए से वो बिल्कुल अब छोटे से एक गड्ढे में अगर पानी जमा हो गया है तो वही शुरू करके सेल किया जा सकता है। पर अगर हम फिशरीज को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की तरह देखें तो डेफिनेटली आपके पास कम से कम 20-25 हजार रुपए होने चाहिए। तो बिफोर हम एंटर करें, 2-3 बातें हम जरूर आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। अगर आप अपना एम्प्लॉयमेंट अपने आसपास के 5-10-15-20 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की सोच करके चल रहे हैं, तो सबसे पहली चीज जो है, जो मैंने बहुत सारे मैं फार्मर तो हूँ नहीं, रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, मैंने आपके इंटरेस्ट से मुझे भी बहुत इंटरेस्ट लगा और मैंने बहुत सारी वीडियोस एंड साइट्स पढ़ी और जो जिस्ट मैंने पाया वो मुझे बताता है कि बिना ट्रेनिंग के सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं आप। इस तरह से वीडियोस देख के या थियरिटिकली पढ़ करके आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। बहुत सारे फार्मर्स ने, बहुत सारे फिश फार्मर्स आई हैव सीन थ्रू दीज वीडियोस एंड साइट्स, जिन्होंने कोई बहुत क्वालिफिकेशन नहीं है उनका, बट उन्होंने बहुत ट्रैवलिंग की, प्रॉपर ट्रेनिंग कुछ लोगों ने किया। अब ये ट्रेनिंग 7 डेज से लेकर के सम मंथ्स, इवन 1 ईयर तक की हो सकती है डिप्लोमा कोर्सेज के लिए, और डिग्री कोर्सेज के लिए और आगे बढ़ सकते हैं। तो बट हम चूंकि एंटरप्रेन्योरशिप की बात तो स्मॉल स्केल्स पे शुरू कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी फार्मिंग जिससे ग्रामश्री ऐप का मिला मुझे, जिनमें और एक और साइट मिला, दैट इज फिश फार्मिंग, जिसमें एग्जाम्पल मैंने पढ़ा एक्सपीरियंस विवेक चौधरी का। इन लोगों ने बिल्कुल जैसे ये विवेक चौधरी हैं, इन्होंने बहुत ही स्मॉल स्केल पे शुरू किया। 7 से 10 दिन ये विभिन्न फार्मिंग एरियाज में, फिश फार्मिंग एरियाज में पॉन्ड्स पर जाकर के ऑब्जर्व करते रहे। कुछ और हैं, एक सतपाल मलिक हैं, उन्होंने
अपने आसपास के स्टेट्स में जहां जहां वो जा सकते थे वहां वहां उन्होंने ट्रैवल किया और इस तरह से एक्सपीरियंस गेन किया। इसके बावजूद भी कुछ जैसे सतपाल मलिक जो हैं वो एक रिच फार्मर कहे जा सकते हैं, तो पहले अटेम्प्ट में उन्हें 2 लाख लॉस हुआ, बट फिर भी वो इसी फार्मिंग में जमे रहे। रीजन उन्होंने इसलिए बताया कि 2 लाख उनका लॉस हो चुका, बट उन्होंने पिन पॉइंट कर लिए हैं कि क्या क्या उनके माइनसेस थे, क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स थे, और अब दोबारा उन्होंने 1.5 लाख से फिर इन्वेस्टमेंट करके शुरू किया है, लोन्स लिया है, कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए हैं और उसके बाद पूरी तैयारी से वो इस एरिया में उतरे हैं। तो इस तरह से जस्ट टू इंट्रोड्यूस यू कि क्या क्या किसी भी काम में जब उतरिए तो मेंटली प्रिपेयर होकर के आइए। तो मेंटल प्रिपरेशन के लिए आपको क्या क्या प्रिपेयर रहना चाहिए? पहला, आज लगाइए, कल से प्रॉफिट की उम्मीद मत करने लगिए, पेशेंस रखिए, प्लानिंग रखिए, प्रोजेक्ट बनाइए, फाइनेंस देखिए और उसके बाद फील्ड में आइए। फील्ड में आने के बाद जो पहला स्टेप है दैट इज आपके पास जमीन कितनी है। अगर अभी जस्ट हम आगे देखेंगे कि जो भी आपके पास जमीन है, अगर 300 to 500 स्क्वायर फीट की एरिया है तो एक ही पॉन्ड बन सकता है, इसमें 2 पॉन्ड बनाने के स्कोप नहीं है। अदरवाइज 600 to 1000 या 2000 स्क्वायर फीट में आप 2 पॉन्ड्स का स्कोप रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है कि कुछ महीनों के बाद, जैसे मार्च में यूजुअली सीडिंग करते हैं, सीड्स डालते हैं और मई जून से प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगती है, फिशेज में ब्रीडिंग बढ़ने लगता है, साइज बढ़ने लगता है। तो उस समय ये एडवाइजेबल है कि कुछ महीनों के बाद जो बड़ी साइज की फिशेज हैं, 25%, 20 to 25% फिशेज का साइज गेन ज्यादा होता है, उनको ट्रांसफर कर दिया जाए छोटे तालाब में और बड़े तालाब में 70% पॉपुलेशन को रखा जाए। और अकॉर्डिंगली आप हार्वेस्टिंग एंड मार्केटिंग के पॉइंट से 2-3 महीने तक, करीब करीब जुलाई अगस्त तक, आपकी मार्च में जो आपने सीडिंग की थी उसके हार्वेस्टिंग के टर्न बाय मतलब लॉट्स निकलने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से आप प्लानिंग कर सकते हैं। एक जनरल कॉस्टिंग की बात अगर हम करें तो 300 to 500 स्क्वायर फीट में जिन्होंने शुरू किया था, दे हैव स्टार्टेड विद अराउंड 15 to 20,000 रुपीज। 600 to 1000 स्क्वायर फीट में जिन्होंने शुरू किया, he has spent around 55 to 60K, and 2000 स्क्वायर फीट पे का एस्टिमेटेड कॉस्टिंग है, दैट इज नॉट अबाउट एनी वीडियो, ये एक एस्टिमेटेड कॉस्टिंग है जिसमें ग्रामश्री ऐप पे डिटेल्स अगर आप चाहें तो जा करके ले सकते हैं। 2000 स्क्वायर फीट के लिए जो फिश फार्मिंग का एक सीजन के लिए इट वाज अराउंड 71,000 इन्वेस्टमेंट। Then profit loss analysis we will see in the last. So let us come now to the different steps of the fish farming, जिसमें सबसे पहला पार्ट आता है आपका पॉन्ड कंस्ट्रक्शन। आप सबसे पहला काम करेंगे पॉन्ड कंस्ट्रक्शन के लिए। तो इसमें बहुत ज्यादा लिखने से ज्यादा मैं डिस्कशन अब ज्यादा कर रही हूँ, थोड़े ध्यान से आप कहानी की तरह सुनिए और इम्प्लीमेंट कीजिए। जब आप पॉन्ड बनाने जा रहे हैं तो एज आई हैव कलेक्टेड द नॉलेज थ्रू दीज वीडियोज एक्सेट्रा एंड स्लाइड्स एंड साइट्स के, जब पॉन्ड का कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट स्टेप मस्ट बी द पॉन्ड कंस्ट्रक्शन। पॉन्ड कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले, चाहे जितनी भी बड़ी आपकी जमीन हो, आप सबसे पहले उनको ध्यान रखने के लिए पॉन्ड का खुदवाना। सबसे पहले तो अगर आपके पास जो जमीन है उसमें आपको पॉन्ड की डिगिंग करानी है, सबसे पहले आपको पॉन्ड खोदना है। उस पॉन्ड के खोदने के लिए भी मैंने 3 व्यूज पढ़े। कुछ जो बहुत ज्यादा छोटा जिनका फील्ड था, 300 स्क्वायर फीट का जमीन था जिनका, he has done manual digging। मैनुअली उन्होंने कुछ लोगों को कलेक्ट करके मैनुअल डिगिंग की, तो इट कॉस्टेड मच, 8,600 उनको करीब मिल गया खाली कॉस्टिंग मैनुअली खुदवाने का, क्योंकि वो जेसीबी या ट्रैक्टर अरेंज नहीं कर सके। तो अकॉर्डिंग टू हिज एडवाइस वो ज्यादा अच्छा होता अगर वो किराए पे ले आते ट्रैक्टर, तो वो कॉस्ट काफी कम पड़ता। तो सबसे पहला है पॉन्ड की डिगिंग।
डिगिंग के लिए आप मोस्ट एडवाइजेबल थिंग इज ट्रैक्टर। ट्रैक्टर की सहायता से अगर आप डिगिंग करते हैं, जेसीबी कंस्ट्रक्शन में जेसीबी से जो डिगिंग कराई गई, सो दैट इट इज एडवाइज्ड कि जेसीबी से जो उसके किनारे बनाए गए वो काफी लूज थे, काफी ज्यादा बारिश के पानी में वो कटने लग गए तेजी से किनारे की तरफ। और ट्रैक्टर से डिगिंग करा के फिर जो बॉर्डरिंग की गई, बाउंड्री बनाई गई पॉन्ड की, वो ज्यादा स्टेबल मिले। तो इसलिए इट इज एडवाइजेबल कि आप ट्रैक्टर यूज कीजिए। और पॉन्ड के कंस्ट्रक्शन के लिए हमेशा, एज आई हैव टोल्ड, कम से कम 2 तालाब की जगह रखिए और ऐसी जगह चुनिए हो सके तो जहां जब आपका प्रोडक्शन प्रॉफिट बढ़ने लगे, आप थोड़ा चाहें एक्सपैंड करना अपना बिजनेस, तो आपके पास ऐसे एरियाज हों। तो इस बिफोर गोइंग इनटू दिस पॉन्ड कंस्ट्रक्शन, हमें फिर एक बात और आप ध्यान में रखिए कि जरूरी नहीं है आप 3 तरह बल्कि 2 मेजर पॉइंट रख सकते हैं दिमाग में फॉर फिश फार्मिंग। दैट इज, आप सिर्फ फिश फार्मिंग पर कंसंट्रेट करें, या आप सिंगल बिजनेस पे जा रहे हैं, या आप कंपोजिट और इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी कर सकते हैं। अगर आपके पास लैंड ज्यादा है जिसमें आप कभी फार्मिंग करते हैं, तो सीजन्स में फार्मिंग कर रहे हैं फॉर द ग्रेन्स लाइक पैडी क्रॉप और द सीरियल्स एंड एक्सेट्रा, तो सालों भर तो फार्मिंग होती नहीं है। तो उस इन इन बिटवीन जबकि पानी की कमी है या क्रॉप्स नहीं जिन पीरियड में निकाल रहे हैं, उनमें आप फिश फार्मिंग कर सकते हैं। या फिर आप साइड बाय साइड, क्योंकि ये भी हम देखेंगे कि जो फिश फार्मिंग में के लिए जो पॉन्ड में पानी डालते हैं, उस वो अपने आप इतना फर्टाइल हो जाता है। एक तो उसमें बायोटिक मूवमेंट हो रहा है, फिश बायोटिक एनिमल है, लाइफ है उसमें भी, और उसके ग्रोथ के लिए जो प्लांट्स एंड सीड्स एंड वेजिटेशन पर भी ध्यान दिया जाता है। तो ये सारी चीजें, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स, एरेशन सब मिला करके पानी इतना फर्टिलाइजर हो जाता है, इतना फर्टाइल हो जाता है, सॉरी, कि आप उस प्लांट से बहुत उस पानी को निकाल करके, क्योंकि वो पानी आपको इंटरवल्स पे चेंज करने ही पड़ेंगे। पानी हमेशा एक फ्लो बना रहना चाहिए लाइफ पानी में, अगर आपको बनाए रखना है तो जो पानी निकल रहा है, पानी का एक इनलेट होना चाहिए, एक आउटलेट होना चाहिए। तो पानी जो आ रहा है वो फार्मिंग का काम करेगा, फिश फार्मिंग का, और उसके बाद उसके आउटलेट जो होगी उसको आप उन फील्ड्स में ले जाइए जहां आपको क्रॉपिंग करनी है, एग्रीकल्चर करना है। तो इस तरह से आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर भी ध्यान दे सकते हैं। कुछ मैंने पाया कि कुछ लोगों ने जो तालाब की मेड़ बनाई गई, उन मेड़ों पर भी, चूंकि वो पानी वहां से पास हो रहा है, तो पपीता, बनाना आदि की बहुत अच्छी पैदावार मिली। वन फार्मर आई हैव सीन कि उन्होंने वो जो पहले धान और गेहूं की खेती करते थे, उसकी जगह उन्होंने गेंदे के फूल, वेजिटेबल्स, ये छोटी छोटी वेजिटेशन की का एग्रीकल्चर शुरू किया, और उसमें भी उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं कंपोजिट या इंटीग्रेटेड फार्मिंग। सो वी वर लुकिंग इनटू द पॉन्ड कंस्ट्रक्शन। पॉन्ड में हमने देखा हम 3 तरह के कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो अब फिर से अगर हम हर पॉइंट को डिस्कस करते चले जाएं तो अगेन द वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी लार्ज। सो लेट अस कम ऑन द कंपाइलिंग ऑफ द वीडियो। क्या क्या आपको करना है? पहला हो गया आपका पॉन्ड कंस्ट्रक्शन। दूसरा हो गया, फर्स्ट इज पॉन्ड। पॉन्ड के कंस्ट्रक्शन के लिए हमने देखा, अच्छा, पॉन्ड का कंस्ट्रक्शन यूजुअली होना चाहिए, अगर आपका 200 300 स्क्वायर फीट है या ज्यादा बड़ा है, तो उसमें आपकी इतनी गहराई होनी चाहिए कि कम से कम, बड़ा फॉर्म 2000 स्क्वायर फीट का को ही अब हम बेसिक मान करके चलते हैं, क्योंकि हर एरिया को हम ले करके चलेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। 2000 स्क्वायर फीट के लिए अगर हम बेसिक डेप्थ माने, तो कम से कम 8 से 9 फीट
गहराई होनी चाहिए ताकि 6 फीट तक का पानी का डेप्थ हम रख सकें, 5-6 फीट का। और इसके बाद इसकी लंबाई चौड़ाई 50x40 रख सकते हैं, और गहराई it will be so that measurement may be for 50x40x8. This will be the measurement of a pond अगर आपके पास 2000 स्क्वायर फीट का लैंड है। फिर इसमें आपको एक बड़ा एक छोटा डिवाइड करना होगा, तो अकॉर्डिंगली हम इसको आप 2 तालाब में डिवाइड कर सकते हैं, या अगर आपके पास कैपेसिटी है तो आप थोड़े समय के बाद एक छोटा पॉन्ड साथ में भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देन the second important point is selection of fish type. फिश की, अब इसमें मैं सब लिखूंगी नहीं, बहुत लंबा होता चला जा रहा है। फिश के, ये हम लोग पहले की स्लाइड में भी देखे हैं कि फिश टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना बड़ा आपका पॉन्ड है, उसी हिसाब से आप फिश के टाइप्स, जो जिन फिशेस को आप फार्म करने जा रहे हैं, जिनका आप बिजनेस करने जा रहे हैं, उनको सेलेक्ट कीजिए। तो फिश के टाइप्स होते हैं इंडियन मेजर कार्प, जो मेजर टिपिकल टाइप्स हैं, इंडियन मेजर कार्प, देन AMC, एशियन मेजर कार्प एंड कैटफिशेस। तो IMC एंड AMC के लिए कम से कम 10,000 स्क्वायर फीट की जगह हो, तभी आप इनके लिए मूव कीजिए। रोहू, कतला, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, देन मृगाल। रोहू, कतला, मृगाल, नैनी आते हैं IMC में, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प, देन ग्रास कार्प, ये सब आते हैं AMC में। बट नॉर्मल अगर आपके पास 2000 स्क्वायर फीट का एरिया है या इससे कम है, तो आप कैट फिशेस पर कंसंट्रेट कीजिए। कैट फिशेस के जो मेजर बहुत कॉमन टाइप्स हैं, दे आर द मागुर, सिंघी एंड गैकल। ये जो 3 टाइप्स हैं, इनको आप कॉमन कैट फिशेस हैं, जिनको आप छोटे छोटे जो पॉन्ड्स हैं उनमें हम इनका कल्चर कर सकते हैं या इनकी फार्मिंग कर सकते हैं। सो दिस इज द type of fishes. Then third point comes, that is the third is the treatment. जो पानी आप छोड़ने जा रहे हैं, उस पानी को की क्वालिटी सुधारनी होगी। तो पॉन्ड बन गया आपका, फिश का टाइप आपने डिसाइड कर लिया, उस तरह उसी के सीड्स आप खरीद के लाएंगे। अब आपको तैयारी करनी है तालाब में पानी की, किस तरह का पानी आपको रखना है। That is water quality treatment। पहले आप पानी कहाँ से लेंगे वो डिसाइड कीजिए, जो पानी लेंगे उसका ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद उसको पॉन्ड में डालेंगे। पानी की क्वालिटी एंड देन मेंटेनेंस और कंट्रोल। एक बार डालने के बाद उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करना होता है। तो पानी छोड़ना है, जिसे छोड़ना है, पानी छोड़ने के पहले पॉन्ड को गोबर डाल करके 48 घंटे के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। पॉन्ड जो आपने तैयार करवा लिया है, उसको गोबर से भर के नहीं, एक नीचे लेयर गोबर की बिछा करके उसको 48 आवर्स के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि डिसइंफेक्शन जितना हो सके उतना करा जा सके। और इसके बाद हम देखेंगे कि पानी छोड़ने के बाद भी इस गोबर का बहुत ज्यादा यूज है। तो 48 आवर्स के लिए हम पानी छोड़ने के पहले पॉन्ड को डिसइंफेक्ट करते हैं, तैयार करते हैं, और उसके बाद पानी जिसे छोड़ना है, उस पानी में पानी की सप्लाई डिसाइड करते हैं। हम पहले ही देख चुके हैं, आपका इनलेट है जहाँ से पानी आएगा और आउटलेट है। तो जो पानी आप छोड़ रहे हैं, उस पानी के साथ जो इम्पोर्टेंट चीजें मिलाई जाती हैं, दैट इज चूना एंड रॉक सॉल्ट। खड़ा नमक या नमक के बड़े बड़े स्टोन्स डाले जाते हैं। नाउ ये पानी, चूना और नमक को मिला करके पानी को भर देना है, और उस पानी को छोड़ने के बाद भी 48 आवर्स पानी को स्टेबल छोड़ना है। पानी फिश के सीड्स, फिश फ्राई या फिर फिश सीड या जीरा जिसको कहते हैं, या फिश फिंगर, छोड़ने के पहले पानी को चूना नमक मिला पानी को डाल करके वेट करते हैं। नाउ इस पानी में जो गोबर है, उसका जो पर्पस है बहुत इंपॉर्टेंट। गोबर
की जो रिलीजियस जो इम्पोर्टेंस है, रिलीजियस उसका जो स्टेटस है, दैट इज ड्यू टू वेरी साइंटिफिक रीजंस। ये ऑलरेडी फर्मेंटेड होता है, इसमें प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया एक तो एनवायरनमेंट को अच्छा बनाते हैं जहाँ पे फिश अच्छे से ग्रो कर सके। उसके बाद ग्रोवर की में कुछ क्लोरोफिल पिगमेंट्स मिले रहते हैं जिनकी वजह से पानी में हरापन आता है। क्लोरोफिल आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, तो फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन होगा। उसके बाद इसके अलावा गोबर पानी की अल्कलिनिटी को मेंटेन करता है। एसिडिटी में ज्यादा बढ़ेगी तो फिश ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो अल्कलिनिटी इज मेंटेन्ड बाय यूज ऑफ दिस गोबर। ये फाइटोप्लैंक्टन्स को भी ग्रो करने में हेल्प करता है। फाइटोप्लैंक्टन्स ग्रो करें तो फिश के अच्छे फूड होते हैं, और साथ साथ वो जू प्लैंक्टन्स को भी हेल्प करने में ग्रो करते हैं, जो बायोटिक फूड जिनको या बायोलॉजिकल फूड हम कह सकते हैं फिश के, डेवलप कर सकते हैं। जो हैं बहुत सारे फिश हैं, इंसेक्ट्स हैं, क्रुस्टेशिया हैं, डाफनिया हैं, बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं, ऑर्थ्रोपोड्स हैं, जिनको फिश खा के ग्रो करती हैं। तो ये सारी चीजों में गोबर हेल्प करता है। फिर है चूना। चूना इज कैल्शियम कार्बोनेट। चूना डिक्रीजेस एसिडिटी लेवल produced due to the harmful nitrogenous compounds like urea, ammonia, urea, ये सब plants पानी में due to the physiological activities of the growing fishes as well as पानी में ऑक्सीजन डिप्लीशन हो, वेजिटेशन ग्रो करे, तो इन वजहों से जो नाइट्रोजन या अमोनिया प्रोड्यूस होता है उनको एक तो आप एयरेशन एंड पानी में करंट फ्लो बनाए रखिए तो भी अमोनिया का प्रोडक्शन कम होता है। कैल्शियम कार्बोनेट से भी इट रिड्यूसेस द एसिडिटी इन एंड रिड्यूसिंग दीज नाइट्रोजनस कंपाउंड्स प्रोडक्शन। उसके अलावा ये अल्कलिनिटी को भी बढ़ाता है, पानी के लेवल को का मीडियम न्यूट्रल बनाए रखने के लिए, अल्कलाइन लेवल को मेंटेन करने के लिए। Then is the rock salt. Rock salt reduces toxicity of nitrogenous salts, protects from bacterial infections, treats bacterial and viral infections, reduces stress level. ये psychological effect है। Fishes का stress level को नमक कम करता है, kills parasites and makes a layer of calcium carbonate over the water that kills bacteria, microbes, etc. तो ये तीन चीजें जो हम मिलाते हैं उनका ये यूज हो गया। मेजरमेंट क्या होना चाहिए? 1 लीटर पानी में 0.5 ग्राम चूना प्लस नमक प्लस गोबर का प्रोपोर्शन मिलाया जाता है। दैट मस्ट बी द प्रोपोर्शन मिक्स्ड। दैट इज 1 हेक्टेयर पानी में, अगर हम 1 हेक्टेयर पानी में देखें कैलकुलेशन, अब आप कैलकुलेशन इसको कर सकते हैं फॉर जस्ट एक जनरल 1 हेक्टेयर जमीन में या 2000 स्क्वायर फीट पानी में, सॉरी 2000 स्क्वायर फीट के पॉन्ड में करीब 2 लाख, दिस इज कैलकुलेटेड फिगर दैट आई हैव कलेक्टेड फ्रॉम सम साइट, 2,83,170 क्यूबिक फीट पानी आ सकता है, जिसमें करीब करीब 141.58 kg this mixture has been used, that is gobar plus chuna plus namak, that is the total dissolved solid, TDS, total dissolved solid। इसकी हर वीकली टेस्ट होते रहना चाहिए कि इसका रेशियो बढ़े नहीं। दैट इज द TDS फॉर catfish इज मेनली 1200 to 1800 ppm पार्ट पर मिलियन होना चाहिए। एक जो हमने देखा कि हम यूजुअली हम यूज कर रहे हैं कैटफिशेस, क्योंकि हम 2000 स्क्वायर फीट का पॉन्ड यूज कर रहे हैं, तो नेचुरली हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटफिशेस, जिसमें मेनली है मांगूर, जिसको फंगास भी कहते हैं या जासर फिश भी कहते हैं, सिंगी फिशेस, ये फिशेस हम यूज कर रहे हैं। सो दिस इज द वाटर क्वालिटी। देन इज द फिश फिंगर। अब इसके बाद हमने फिश टाइप सेलेक्ट कर लिया, पॉन्ड बना लिया, पानी की क्वालिटी मेंटेन कर ली। अब हम इसमें फिश फिंगर या जिसको जीरा कहते हैं या फिश फ्राइज आर वेरी स्मॉल इन साइज, जबकि थोड़ा डेवलप। इट इज एडवाइजेबल कि हम जो जीरा की तरह या जो सीड्स, जीरा या फिश सीड जो यूज कर रहे हैं वो फिश फिंगर ज्यादा एडवाइजेबल है। सॉरी,
फिश फ्राई की जगह, दैट इज कम से कम 2 इंचेस लॉन्ग फिश सीड्स सेलेक्ट किए जाने चाहिए। एडवाइजेबल है 3 to 4 इंचेस लॉन्ग। तो ये डेफिनेटली फिश फिंगर्स की तरह फिश फिंगर हो जाएंगे। इनको डालना चाहिए पानी में अच्छे प्रोडक्शन के लिए, अच्छे गेन के लिए, हेल्दी फिशेज को ग्रो कराने के लिए। एंड बिफोर पुटिंग इनटू वाटर, इनको ट्रीट किया जाना चाहिए with the potassium permanganate solution. So before putting into the pond, कुछ और पॉइंट्स जो फिश के सीड को यूज करने पे ध्यान रखा जाना चाहिए। लंबाई कम से कम 3 से 4 इंच हो, खूब एक्टिव हो, जो फिश सीड्स हैं उनमें एक्टिविटी कम नहीं हो, उनकी बॉडी सिल्वर शाइनिंग हो सॉरी, एंड क्लीनलेस हो। द टाइम जो जीरा कलेक्ट करें वो सुबह या शाम का टाइम मोस्ट एडवाइजेबल है। जीरा को पहले साफ पानी में 1 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से पोटेशियम परमैंगनेट के घोल में 1 से 2 मिनट के लिए रखकर ट्रीट करें, क्योंकि पानी का एनवायरनमेंट आप चेंज कर रहे हैं। जीरा जब जहां से आपने कलेक्ट किया वो दूसरा वाटर था, अभी आप जहां डालने जा रहे हैं वो दूसरा वाटर है। तो वाटर एनवायरनमेंट चेंज होने से हो सकता है कुछ एडवर्स इफेक्ट्स हों सीड्स पे, उनको रिमूव करने के लिए या किसी तरह का इन्फेक्शियस चांसेस हों उसको हटाने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट के घोल में कुछ 2 से 3 मिनट पानी जीरा को छोड़ के उसके बाद उसको पानी में ट्रांसफर करें। सबसे एडवाइजेबल टाइम है अर्ली मॉर्निंग या शाम। और मार्च का महीना काफी अच्छा माना जाता है, ताकि बरसात आते आते आपका फिश प्रोडक्शन का फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड लॉट तैयार हो सके। मई जून तक फिश आपके इतने ग्रो कर जा सकते हैं कि उनकी लॉट्स आप निकालना शुरू कर सकें at regular intervals. The next important point to consider is water aeration. एयरेशन के लिए पानी में, जैसे मैंने पहले कहा, करंट होते रहना चाहिए। That is another very important point, water aeration. इसके लिए पानी को एक तो आप दो पानी के रिसोर्सेज होने चाहिए। एक इनलेट होना चाहिए जहां से पानी आ रहा है, एक आउटलेट हो जहां से पानी बाहर जाए। दैट इज एंड दैट शुड बी मेंटेन्ड, ये कंटिन्यूअसली मेंटेन होना चाहिए पानी का आना और जाना। और इसके अलावा रेगुलर इंटरवल्स पे पूरा पानी को निकाल करके क्लीनिंग भी किया जाना चाहिए। जब 2 तालाब है तो एक छोटे तालाब में ट्रांसफर करके आप पूरे पानी को चेंज कर दे सकते हैं, तो वो ज्यादा हेल्दी ग्रोथ होगा फिशेस का। और ये पानी आप सीधा फील्ड्स में ले जाएं, बहुत ही फर्टिलाइजर और पानी सब इसमें रहेंगे। सो एयरेशन ऑफ वाटर के लिए क्या क्या चीजें यूज की जाती हैं? पहले तो आपको अच्छा मोटर 55 वॉट या 65 वॉट का मोटर यूज करें पानी में हलचल बनाए रखने के लिए, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए। पीवीसी पाइप्स एंड एयर बॉल्स और पैडल व्हील एयरेटर्स का जाल नीचे तालाब में बिछा रहना चाहिए। जाल मतलब ये नहीं हो कि पूरा मेशवर्क हो, बट उसकी एक डेफिनेटली जैसे मैंने आपको कहा कि अब यही एक एरिया हो जाएगा जिस पर रिसर्च करके आप जो एक लैंग्वेज मैंने टर्म यूज किया था, फैब्रिकेशन ऑफ पॉन्ड, पॉन्ड या एक्वेरियम को फैब्रिकेट कैसे तैयार करना है अच्छी फिशिंग के लिए, उसमें आप जा सकते हैं। सो एक 2000 स्क्वायर फीट के एरिया में करीब 12 एयर बॉल्स बिछाए जा सकते हैं, या पैडल व्हील एयरेटर मैनुअली उसको पैडल से करके पानी का एयरेशन मेंटेन किया जा सकता है। सो दिस इज द I think it is the 5th point, aeration of water. Then the 6th point is fish feed or fish food. अब आपने फिश को छोड़ दिया है पानी में, उनको ग्रो करना है, तो डेफिनेटली उनको खाना भी देना होगा। फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूओप्लैंक्टन अब तक हम इमेजिनेट कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं या उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ तो डेवलप हो चुके रहेंगे, बट उनसे वन मोर थिंग आई जस्ट फॉरगॉट टू मेंशन यू कि कितने फिश सीड्स डालें। तो जैसा मैंने कहा था 500 स्क्वायर फीट तक के पॉन्ड में आप डोंट टेक मोर देन 500 to 600 फिश सीड या फिश का जीरा। 1000
स्क्वायर फीट के पॉन्ड में आप 1000 स्क्वायर फीट तक के पॉन्ड में यू कैन टेक 1500 फिश सीड्स, जबकि 2000 स्क्वायर फीट के पॉन्ड में आप 3000 जीरा डाल सकते हैं। ये प्रोपोर्शन नॉर्मली यूज किया जाता है, और ये हम नहीं उम्मीद कर सकते हैं कि हमने 500 डाला तो 500 फिश मुझे हमें मिलेंगे। एक मोर्टेलिटी रेट होता है, और ये मोर्टेलिटी रेट जो एक एज्यूम किया जाता है, आपको ये मान के चलना होगा कि इतने फिशेस तो खराब हो ही सकते हैं, इतने फिश सीड्स खराब हो सकते हैं। तो दैट इज, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंगली जितना छोटा पॉन्ड है उतना मोर्टेलिटी रेट बढ़ सकता है। 500 to 600 अगर आप ले रहे हैं, 300 to 500 का आपका पॉन्ड का एरिया है, तो मोर्टेलिटी रेट 25% to 30%, दैट इज क्वाइट हाई। 1500 जहाँ पे आपने लिया है 100 स्क्वायर फीट में, आपका 20% मोर्टेलिटी रेट काउंट कैलकुलेट किया जाता है, जबकि 2000 स्क्वायर फीट जहाँ आप 3000 जीरा ले रहे हैं, ओनली 10% मोर्टेलिटी, अगर सब काफी हेल्दी एनवायरनमेंट आप मेंटेन करते हैं तो 10% मोर्टेलिटी रेट, दैट इज 3000 में आप उम्मीद कर सकते हैं सब कुछ सही रहे तो 2700 मछलियां आपको ग्रोन अप मछलियां मिल सकती हैं। सो दिस इज अ जनरल कैलकुलेटिव मेथड। ये एक चीज जो हम छूट गया था पहले मेंशन करना। नाउ लेट अस कम टू द फूड। अब हम फिश फीड हम डिस्कस कर रहे थे। फिश फूड को डिस्कस करने के, एज आई हैव टोल्ड यू, दो तरह के फिश फूड यूज किए जाते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक और आर्टिफिशियल, नेचुरल फूड एंड आर्टिफिशियल फूड। नेचुरल फूड के लिए हमने बहुत सारी चीजें पहले भी से भी तैयारी करके रखी हैं, जू एंड प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन, देन वो तो ऑलरेडी हमने ऐसी कोशिश की है कि वो पॉन्ड में ग्रो करें, डेवलप करें। उसके अलावा बायोटिक फूड सप्लाई भी मिलता है, डाल भी सकते हैं, दैट इज इन फॉर्म ऑफ earthworms, daphnia, different types of microbes, zoo and phytoplanktons। और एक चीज जो एग्जैक्टली ये बायोटिक तो नहीं हुआ, बट जो बूचर हाउसेस से जो फिश मीट्स या स्मॉल पीसेस या जो वेस्ट चीजें हैं उनको आप ला के डालें तो वो भी एक अच्छा फूड फिशेस के लिए, डेवलपिंग फिशेस के लिए होते हैं, और लो कॉस्ट भी होता है, बहुत महंगा नहीं होता है। इसके बाद आता है आर्टिफिशियल फूड। तो आर्टिफिशियल फूड तो बाजार में बहुत तरह के, फिर एक ये फिश फूड ही आप इस पे ड्राई फिशेस यूज करते हैं, जो बाजार से खरीद के डालते हैं, फिश पिलेट्स, देन टैबलेट्स, ये सारी चीजें बाजार में मिलती हैं। आप इनका प्रोडक्शन से भी एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सकते हैं। दैट दीज आर द पैक्ड फूड, टैबलेट्स हैं, पैक्ड फूड हैं, इस तरह से आप मार्केट से ला करके पैक्ड फूड ये आप प्रोवाइड कीजिए। जब आप फूड प्रोवाइड कर रहे हैं तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। बहुत ज्यादा फिशेस को आपको बहुत एक्टिव रखने की कोशिश की जाती है। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने पढ़ा कि डक फार्मिंग साथ साथ की जाती है या बैम्बू फार्मिंग साथ साथ की जाती है, ताकि मछलियां ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रह सकें। डक को देख के डर के भागेंगी तो उनका फूड कंजम्पशन बढ़ेगा, उनमें एक्टिविटीज आएंगी। कोल्ड वेदर में टेम्परेचर जब कम होने लगता है तब वो इनएक्टिव होने लगती हैं। तो इस तरह से फूड कंजम्पशन फीड मछलियों का बढ़ाया जा सकता है टू इंक्रीज देयर रैपिड ग्रोथ। बट साथ साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि इतना भी खाना उनको नहीं दीजिए कि वो बिल्कुल लेजी हो जाएं और एक्टिविटी कम होने की वजह से बीमार होने लगें और मरने लगें। तो खाना देते समय ये सारी चीजें ध्यान रखनी होगी। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट इज द रिप्रोडक्शन एंड ब्रीडिंग कंट्रोल। Next point, important point is fish reproduction and breed control. जब उनमें ग्रोथ होने लगा, सेक्सुअली मैच्योर होने लगते हैं, तो उनकी नेचुरली इट इज नेचुरल फेनोमेनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल हैपन एंड द फिश सीड्स, नए जीरा का ग्रोथ हार्वेस्ट तैयार होने लगता है। उसके लिए कुछ तालाब में तैयारियां की जाती हैं, पर्टिकुलर मेश ट्रेज प्रोवाइड किए जाते हैं, ब्रीडिंग स्पेसेस
कुछ वेजिटेशंस लगाए जाते हैं। दीज आर ऑल टेक्निक्स जिन पे आप अलग से काम करके एक एक एरिया को भी आप स्पेशलिटीज में ले सकते हैं अपने फर्दर एंटरप्रेन्योरशिप को और बढ़ाने के लिए। तो बट दैट इज द पॉइंट इज रिप्रोडक्शन एंड ब्रीड कंट्रोल। बड़ी मछलियों को 2 महीने के अंदर अगर शिफ्ट करिए तो उनके बीच में सेक्सुअल बिहेवियर के वजह से ज्यादा ब्रीडिंग सीजन में ज्यादा एग्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। उनको ट्रेज में कलेक्ट करके उनकी आप वो भी आपका एक बिजनेस का पार्ट हो गया कि आप फिश सीड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं टू द अदर इंटरेस्टेड पर्सन्स। सो बट दैट शुड बी, ब्रीडिंग मस्ट बी कंट्रोल्ड जितना पॉसिबल हो सके। एग हैचिंग ट्रेज, बीड्स एक्सेट्रा को डाल करके सीड्स के कलेक्शन का इंतजाम होना चाहिए। देन इज द हार्वेस्टिंग। कब आप फिश को हार्वेस्ट, फिश क्रॉप्स ऑब्टेन करना शुरू करें तालाब से, तो ये डिपेंड करता है फिश के साइजेस पे। जो देशी मांगुर है, कुछ फिश के साइज, फिश का साइज भी और पॉन्ड का साइज भी। छोटे पॉन्ड्स में आप 200 से 400 ग्राम से ज्यादा बड़ा फिश डेवलप करने की कोशिश कीजिएगा तो वो सक्सेसफुल नहीं भी आप हो सकते हैं। तो इसलिए छोटे पॉन्ड्स में 200 से 400 ग्राम तक के फिशेस को आप मार्केट में सप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। बड़ा एरिया अगर आपके पास है तो आप 500 ग्राम, 700 ग्राम, 1 किलो, 1.5 किलो तक के फिशेस को ग्रो करने का वेट कर सकते हैं। एंड दैट इज द फिश हार्वेस्टिंग। आप इंटरवल्स पे हार्वेस्टिंग कीजिए, प्रोवाइड कीजिए, जीरा साथ में कीजिए। एक और पॉइंट जो मुझे बहुत शुरू में ही मेंशन करना था, मैं भूल रही हूँ, हालांकि मैंने इसके बारे में इसके पहले स्लाइड में डिस्कस किया था कि श्वेत क्रांति और हरित क्रांति पर तो हम टारगेटेड करीब करीब टारगेटेड एरिया हाइट तक पहुंच चुके हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में सेल्फ डिपेंडेंट हो चुके हैं, एग्रीकल्चर में हम करीब करीब सेल्फ डिपेंडेंट हैं। बट दिस ब्लू क्रांति, नीली क्रांति या ब्लू रिवॉल्यूशन में अभी तक सक्सेसफुल, हालांकि इसे भी शुरू हुए 20 साल करीब से ज्यादा, 25 साल से ज्यादा हो रहे हैं। 70s, लेट 70s में ये हरित क्रांति की परियोजना, सॉरी नीली क्रांति की परियोजना अपनाई गई थी। बट 2016-17 में जब से प्रधानमंत्री मत्स्य पालन परियोजना और NFDB, नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड वगैरह एग्जिस्टेंस में आए हैं, तो ये काफी हेल्प कर रहे हैं, काफी सपोर्ट कर रहे हैं। हर ब्लॉक्स में, स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक्स में इस तरह के सेंटर्स बनाए जा रहे हैं जहाँ फिश सीड्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं टू एनकरेज द स्मॉल ग्रोअर्स। बहुत ही छोटे छोटे लेवल पे वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए ये सब किया जा रहा है। So this was in short करीब करीब almost all very essential parts we have covered। किस तरह हम लोकल लेवल पे फार्मिंग के साथ साथ या फार्मिंग के अलावा फिश फार्मिंग कर सकते हैं। The last but not the least is the diseases and its control and treatment। मछलियां हैं, जहाँ प्राणी हैं, जहाँ लिविंग थिंग्स हैं, वहाँ there are always chances of diseases, sorry, बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं। फिशेस में मेनली कॉजेज हैं डिजीज के, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस एंड क्रस्टेशियंस। तो इनकी बैक्टीरिया जिन से इन्फेक्टेड रोग ज्यादातर कहे जाते हैं, दैट इज ड्यू टू एरोमोनास साल्मन लिसीडा। एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया है जिसकी वजह से जो बीमारी होती है उसमें पूंछ, पंख सड़ने लगते हैं, पंख में सफेद धारियां बन जाती हैं। इनके लिए फिर दूसरी बीमारी है टॉप्सी, जिसमें मछलियों के गुर्दे में पानी भर जाता है। देन थर्ड इज आई बॉल डिजीज, दिस इज ऑल्सो अ बैक्टीरियल डिजीज। तो इन सारी डिजीजेस के लिए दैट इज द आई बॉल डिजीज, then dropsy, then that is a bacteria that is called as Aeromonas। थोड़ा स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, अल्मोन, एरोमोनास, साल्मोन, लिसीडा। इट इज अ बैक्टीरियल फॉर्म जिसकी वजह से जो बीमारी होती है, इसमें मछलियों के पंख, फिन्स
टेल, ये सब सड़ने लगते हैं, बॉडी पे सफ़ेद धारियां बन जाती हैं। देन द ट्रीटमेंट इज डन बाय ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, सिफालिक्सिन, एंटीबायोटिक्स, विटामिन सी एक्सेट्रा डाल करके, पानी, नमक मिले पानी में इनको ट्रांसफर करके इनको ट्रीटमेंट किया जा सकता है, इस बीमारी का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। देन द डिजीजेस ड्यू टू फंगस, फंगस की वजह से भी डिजीजेस होते हैं जिनमें गिल्स सड़ने लग जाते हैं, गिल्स को इन्फेक्ट करते हैं फंगस, और इनके लिए 3 मिलीग्राम पानी में पोटेशियम परमैंगनेट मिला करके पर लीटर पानी में 3 मिलीग्राम पोटेशियम परमैंगनेट डाल करके मछलियों को निकाल कर उसे 2-3 मिनट डाल करके फिर हटा देते हैं, तो इससे पोटेशियम परमैंगनेट से इन्फेक्शन रिमूव किया जा सकता है। देन आर द प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, टेम्परेचर 30 से 32 डिग्री का टेम्परेचर जरूरी है फिशेस को प्रॉपर ग्रोथ के लिए, 32 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें इससे ऊपर नीचे टेम्परेचर होने से फिशेस में डेवलपमेंट, डिजीजेस डेवलप करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। प्रोटोजोअल इन्फेक्शन में फिश पर सफेद स्पॉट्स बन जाते हैं। देन लाल स्पॉट्स बन जाते हैं, या अल्सर्स की तरह, घाव की तरह के स्पॉट्स डेवलप होने लगते हैं। इन सब के लिए भी प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। एंटीबायोटिक्स यूज किए जाते हैं, एंड यहाँ पर भी वही मेडिसिन यूज होते हैं, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, सिफालिक्सिन, एंटीबायोटिक्स एक्सेट्रा। देन देयर आर सर्टेन क्रस्टेशियंस which are also harming the fishes. These are certain lices, कुछ जू की तरह के ऑर्थ्रोपोड्स हैं, क्रस्टेशियंस हैं, जो हार्म करते हैं डेवलपिंग फिशेस को. So these are the diseases and their treatments. Then some miscellaneous points we can see with the probiotic, vitamin C, water parameters, food and food amount, इन सब चीजों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको for a proper fish farming बिजनेस, अच्छा प्रॉफिट हो उसके लिए आपको इन सब चीजों पे आप ध्यान रख के, इन पर केयर करके फिश फार्मिंग में अच्छी प्रॉफिट, 50% अगर एक साल में आपको नेट गेन होता है, दैट इज 100% प्रोडक्शन आप कह सकते हैं, तो दैट इज अ वेरी गुड बिजनेस एनालिसिस और डाटा एनालिसिस आप कह सकते हैं, जिससे दैट इज कॉल्ड एज which may be referred as the profit loss analysis. That profit loss analysis is very encouraging. The figures and the data and the surveys are very much encouraging for the fish farming. Now, and last but not the least, अब हम जल्दी से आपको कुछ साइट्स बता दें, वेरी फ्यू, 1-2-3 साइट्स ही हम इसमें बता सकते हैं, जिस पे वैसे तो मैं बहुत सारी साइट्स पे गई हूँ, बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हैं, तो आप सर्च करके बहुत सारी हेल्प आप को मिल सकता है, बट 3 बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स मुझे लगे जो मुझे आपको रेफर करना चाहिए। आप ये साइट्स पे इन से कांटेक्ट करके आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, इनका अपना ट्रेनिंग सेंटर्स भी चल रहा है। अब ये किस किस एरियाज में है उतना डिटेल्स में तो मैं नहीं जा पाई हूँ। पहला है भारत की आत्मा, इसके इस साइट पे जो एक इंटरव्यूअर का नाम मैंने नोट किया है, यशपाल सिंह राजपूत, जिन्होंने 2 लाख का इन्वेस्टमेंट को छोड़ने के बाद फिर से शुरू किया, 1 साल के बाद ट्रेनिंग लेकर के, प्रॉपर सर्वे करके फिर से 1.5 लाख से, और वो अब प्रॉफिट में आ गए हैं। देन इज द फिश फार्मिंग साइट, जिसमें 1 एकड़ से शुरू किया है। विवेक चौधरी गन्ना किसान है, वो गन्ने की फार्मिंग के साथ साथ करते हैं, और उन्होंने 60,000 इन्वेस्ट करके वो प्लान कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको करीब 1.25 लाख का वो बिजनेस कर पाएंगे, तो टोटल उनका 50% गेन होगा। देन देयर इज वन ऐप, ग्रामश्री ऐप, इसको आप डाउनलोड करिए, तो इससे आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेंगे। ये आपका
ट्रेनिंग सेंटर्स, अपना ट्रेनिंग सेंटर्स भी चलाते हैं. So with this, students, I'm ending this. These are the techniques, and this is the site. इस साइट पे आप जाइए. इस साइट से मुझे बहुत सारे इंफॉर्मेशंस मिले थे. आप अपने पेपर्स पब्लिश करा सकते हैं, आप जर्नल्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. You go through this site and you can take a lot of informations regarding the fish farming. So in the next video, I'm trying to do the fish farming of ornamental fishes. मेरा बहुत मन है, but मेरी जो लड़कियां हैं जिनका एंडोक्राइनोलॉजी मैंने शुरू किया हुआ है, उनके एग्जाम्स भी आ जाएंगे, तो they are insisting कि पहले उनके कुछ क्वेश्चंस हम ले लें. So let us see what we do. So do like, share and subscribe my channel to grow it. अपने comments डालिए, अपने requirements डालिए, and press the bell icon to get notified or get the notification of upcoming video. Thank you.